चलिए सबसे पहली खबर जो आपको बताएं वो ट्रंप की बताते हैं अमेरिका से, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा करेंगे। ट्रंप आज शाम रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में भाषण देंगे। इसी इवेंट में रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर घोषणा होगी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने कहा कि घोषणा होने के तुरंत बाद ही टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने कई मौकों पर 2 अप्रैल को अमेरिका का मुक्ति दिवस यानी कि लिबरेशन डे बताया है। वे इस दिन भारत समेत कई अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। दरअसल टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस या टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहां आने वाले सामान पर लगाया जाता है। ये टैक्स आयात करने वाली कंपनी पर लगाया जाता है। इसे घटा बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करके इजराइल ने अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है और ऐसे में अमेरिका इजराइल का सबसे अहम व्यापारिक साझेदार है। इजराइल ने 2024 में अमेरिका को $17.3 बिलियन का निर्यात किया था। अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में ट्रंप ने कहा था कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि उनके प्रशासन के तहत अगर कोई कंपनी अमेरिका में अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो उसे टैरिफ देना होगा। कुछ मामलों में ये टैरिफ बहुत बड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी टैक्स और टैरिफ लगाते हैं जबकि अमेरिका उन पर बहुत कम लगाता है। ये बहुत अन्यायपूर्ण है। दूसरे देश दशकों से हम पर टैरिफ लगाते आ रहे हैं और अब हमारी बारी है, तो ऐसा ट्रंप का कहना है। और चलिए आपको बता दें क्या है टैरिफ। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है जहां विदेश से आने वाले सामानों पर ये टैरिफ लगाया जाता है। वहीं इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है क्योंकि ये टैक्स का सीधा माध्यम होता है। इसका उद्देश्य घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना होता है। तो बता दें आपको टैरिफ क्या होता है, ये आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। विदेश से आने वाले सामानों पर ये टैक्स लगाया जाता है जिससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं और इस कारण टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ जाती है। इसी के साथ बता दें इसका उद्देश्य घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना होता है। वहीं बात चिली की करते हैं, जहां पर चिली के राष्ट्रपति 1 से 5 अप्रैल 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं, जो दोनों देशों के 56 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। इस यात्रा के दौरान वो नई दिल्ली के अलावा आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। राष्ट्रपति बोरिक की ये पहली भारत यात्रा है। उन्होंने पीएम मोदी से हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके सम्मान में एक भव्य रात्रि भोज आयोजित भी किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उनसे मुलाकात की। चिली के राष्ट्रपति के साथ उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी और व्यवसाय जगत के प्रमुख नेता भी भारत आए हैं, जिससे इस यात्रा को व्यापारिक और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी आज के समय में एक प्रमुख भू राजनीतिक खिलाड़ी हैं और दुनिया के हर नेता से बात कर सकते हैं। तो बता दें आपको ये यात्रा कई मायने में बहुत ही खास है। भारत चिली संबंध जो है वो मजबूत हो सकते हैं। भारत से पेशेवरों, व्यापारियों का ये आना जाना लगा रहता है और प्रवासी भारतीय मुख्य रूप से आईसीटी, वित्त सेवा क्षेत्रों में है। चिली में कुछ भारतीय श्रमिक भी मौजूद हैं और ऐसे में भारत और चिली का संबंध प्रगाढ़ होता है। वहीं पीएम मोदी ने चिली राष्ट्रपति गैब्रियल का स्वागत किया है। आपको बता दें
चिली और भारत के संबंध इस यात्रा से और मजबूत हो सकते हैं। और बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की है। मंगलवार को हुई इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारतीय सेना की एक बटालियन ने कृष्णा घाटी ब्रिगेड के तहत पाकिस्तानी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के एलओसी पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। इसके बाद भारतीय जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के चलते पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के 5 जवान मारे गए हैं, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। ये सीज फायर का उल्लंघन ऐसे समय में हुआ जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव पहले से ही बना हुआ है। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर को पहले भी कई बार संघर्ष विराम उल्लंघन का गवाह बनना पड़ा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस तरह की हरकतें की जाती रही हैं, जिनका भारतीय सेना हर बार मुंहतोड़ जवाब देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से सीमावर्ती इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों को भी पाकिस्तान का समर्थन मिलता रहा है। संघर्ष विराम उल्लंघन के पीछे आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि भारतीय सेना हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस घटना के बाद नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना की टुकड़ियों को इलाके में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। सेना के अधिकारी लगातार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की घुसपैठ या हमले की कोशिश को नाकाम करने के लिए तैनात है। वर्ल्ड वॉच देख रहे हैं आप, और अब बात अमेरिका की करते हैं, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक सीनेटर कोरी बुकर ने अब तक के इतिहास का सबसे लंबा भाषण दिया है। इस भाषण ने पुराने सभी भाषणों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीनेटर कोरी ने करीब 25 घंटे तक नॉन स्टॉप भाषण दिया। ये पूरा भाषण उन्होंने खड़े होकर दिया है। इस दौरान उन्होंने ट्रंप सरकार की तरफ से अमेरिका की जनता को पहुंचाए जा रहे नुकसान पर चेतावनी भी दी है। न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक सीनेटर कोरी बुकर ने 25 घंटे और 5 मिनट तक भाषण दिया, जिसने सीनेट के इतिहास में सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुकर ने सीनेटर स्टॉर्म थर्मंड के भाषण की पीछे छोड़ दिया है, और जो 1957 में 24 घंटे और 18 मिनट तक चला था। न्यू जर्सी के डेमोक्रेट का यह भाषण बीते सोमवार को शाम 7 बजे ईटी पर शुरू हुआ। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत से ही व्हाइट हाउस की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर विरोध जताया। बुकर ने अपनी टिप्पणियों की शुरुआत में कसम खाई थी कि जब तक वो शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तब तक वे ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने रात भर मंगलवार की सुबह तक और शाम तक अपना भाषण जारी रखा। बता दें कि सीनेट डेमोक्रेटिक लीडरशिप टीम के सदस्य बुकर का मैराथन भाषण ऐसे समय में आया जब उनकी पार्टी को अपने मतदाताओं में ट्रंप के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वॉशिंगटन में सत्ता से बाहर होने के कारण डेमोक्रेट्स के पास सीमित विकल्प भी हैं। और चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, जो अगली खबर आप तक पहुंचाएंगे वो बांग्लादेश से है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश की सत्ता से बाहर की गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधियों में शामिल इस्लामिक कट्टरपंथी अब अपने असली एजेंडे पर लौट आए हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की अनदेखी के बीच वे तेजी से सक्रिय हो गए हैं और देश को अधिक कट्टरपंथी दिशा में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। हसीना सरकार के दौरान प्रतिबंधित किए गए इन कट्टरपंथी संगठनों ने अब समाज पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। एक शहर में उन्होंने घोषणा की है कि युवाओं महिलाएं अब फुटबॉल नहीं खेल सकती। वहीं दूसरे शहर में उन्होंने पुलिस को मजबूर किया है और वो ये एक ऐसी व्यक्ति
को रिहा करे, जिसने सार्वजनिक रूप से एक महिला को उसके बाल न ढकने पर परेशान किया था। राजधानी ढाका में हाल ही में हुई एक रैली में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि इस्लाम का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी जाती तो वे अपने हाथों से उसे सजा देंगे। देश में नया संविधान तैयार कर रहे कई राजनीतिक दलों के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि बांग्लादेश की परिभाषित विशेषता के रूप में धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर बहुलवाद को स्थापित किया जाएगा। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद देश भर में अहमदिया मुस्लिम समुदाय के पूजा स्थलों पर हमले किए गए। अहमदिया समुदाय के लोगों में अब भी भय का माहौल देखा जा रहा है और उनके प्रार्थना स्थलों में उपस्थित लगभग आधी रह गई हैं और हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में अहम भूमिका निभाने वाली छात्राएं अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। उनका मानना है कि इस बदलाव से लोकतांत्रिक खुलेपन की राह खुलेगी और लेकिन कट्टरपंथियों के बढ़ते प्रभाव से उनकी उम्मीदें धूमिल होती नजर आ रही हैं। वहीं ढाका यूनिवर्सिटी की 29 वर्षीय छात्रा शेख तस्लीम ने अफरोज एमी ने कहा है कि हम विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे थे। हमने सड़क पर अपने भाइयों की रक्षा की। अब 5 से 6 महीने बाद पूरी स्थिति ही बदल चुकी है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 37% रही है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। लेकिन अब कामकाजी महिलाओं को डर है कि यदि चरमपंथी ताकतें सत्ता में लंबे समय तक बनी रहीं तो उनके लिए चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। और चलिए अब बात करते हैं म्यांमार की, जहां पर म्यांमार में 28 मार्च को आए भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 2719 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आपको बता दें ये आंकड़ा अब अपडेट हो चुका है और आंकड़ा 3000 के पार भी हो चुका है, जबकि घायल की संख्या 4500 से ज्यादा बताई जा रही है। सैन्य सरकार के अनुसार मरने वालों की संख्या 3000 के करीब पहुंच चुकी है और इसके अलावा 441 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप के बाद म्यांमार में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। सैन्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 6 अप्रैल तक देश भर में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। म्यांमार और थाईलैंड में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जो पिछले 200 सालों का सबसे बड़ा भूकंप था। यूएसजीएस के अनुसार यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि मृतकों की संख्या 10,000 तक जा सकती है। भूकंप के प्रभाव से म्यांमार के कई हिस्सों में संचार व्यवस्था ठप हो गई, जिससे नुकसान की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर मांडले, जहां 17 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। लोग भूकंप के बाद आ रहे आफ्टर शॉक्स के डर से लगातार तीसरी रात सड़कों पर बिताने को मजबूर हो गए।